दोस्तों इसी शुक्रवार यानी 17 मई को पुलिस के पास में एक फ़ोन पहुंचता है और फ़ोन पहुंचने के बाद में कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जिसकी जो डेड बॉडी है छत के ऊपर पड़ी हुई है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन दोस्तों जो डेड बॉडी छत पर पड़ी हुई थी, जब पुलिस इसकी शनाख्त करती है और पुलिस जब इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है तो मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर ही इस केस का खुलासा हो जाता है। भले ही दोस्तों इस केस का खुलासा बहुत जल्द हो गया हो, लेकिन दोस्तों इस केस से जुड़ी हुई जो सच्चाई होती है जब लोगों के सामने आती है और जब लोग इस कत्ल को रिश्ते में उलझी हुई एक ऐसी कहानी के रूप में देखते हैं जिसने हर रिश्ते को तार तार किया था। दोस्तों आज की कहानी वाकई आप लोग को हैरान और परेशान दोनों एक साथ में कर सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि जो अवैध संबंध होते हैं ये खून के प्यासे होते हैं और ये आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए हमेशा इंसान का खून मांगते हैं, और इसी तरीके से आज की कहानी में भी हुआ। दोस्तों आज की कहानी मैं आप लोगों के सामने शुरू करूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के साथ में एक अपडेट मैं शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों के जो भी कमेंट्स रहते हैं ये मैं बहुत ही क्लोजली पढ़ता हूं और सारे ही लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव आते हैं। तो जो लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं वो मुझे एक तरीके से प्रोत्साहन देते हैं कि मैं आगे बढ़ सकूँ, आगे अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ, और जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो मुझे लोग सिखाते हैं कि किस तरीके से अभी मुझे अपने अंदर की कमियों को किस तरीके से दूर करना है। दोस्तों बहुत सारे लोग या कहूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि फेक कहानी है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अगर मैं फेक कहानियाँ सुनाऊँ तो जैसे और लोगों के चैनल पर मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं ऐसे मेरे भी जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वालों के चैनल हैं, जिसमें ठाकुर प्राखर सर भी हैं, उस्मान सैफ़ी सर हैं, और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम में अमन ट्रू क्राइम है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जेन्युइन और ट्रू स्टोरी सुनाते हैं, और मैं भी आप लोग को कोई फेक स्टोरी नहीं सुनाता, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना एक ऐसी घटना है कि जिसने हर रिश्ते को तार तार किया है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजस्थान प्रदेश से। और दोस्तों राजस्थान प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बाड़मेर, और दोस्तों इसी बाड़मेर के अंतर्गत एक थाना आता है रामसर थाना, और दोस्तों इसी रामसर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बसरा गांव। और दोस्तों इसी बसरा गांव से इसी शुक्रवार यानी 17 मई साल 2024 को बसरा गांव से रामसर पुलिस थाने के अंदर फ़ोन पहुंचता है, और फ़ोन पहुंचने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब उसका नाम है निम्बाराम, और उसी की छत पर उसके ही भाई का बड़ी ही बेरहमी के साथ में किसी ने कत्ल कर दिया है। अब जब इस तरीके की बात पुलिस सुनती है कि कत्ल हो गया है, वो भी बसरा गांव के अंदर, पुलिस की टीम तुरंत एक्शन में आती है। पुलिस अपनी गाड़ी उठाती है और जो एसपी साहब होते हैं नरेंद्र मीणा और उनके साथ में एक पुलिस अधीक्षक नाजिम अली खान, ये दोनों निकलते हैं, और पुलिस के कुछ अन्य लोग भी होते हैं, डॉग स्क्वाड की टीम भी होती है, कुछ अन्य टीमें भी पुलिस के साथ में होती हैं। सारे लोग मौके वारदात पर जब पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि घर के अंदर लोगों की भीड़ जमा है। पूरे गांव के अंदर अफरा तफरी फैली हुई है, लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। पुलिस जो थी, जो एड्रेस बताया गया था, जो घर बताया गया था, पुलिस डायरेक्टली उस घर के ऊपर पहुंचती है, और जो छत पर शव पड़ा हुआ था पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है। लोगों की जो भीड़ थी पुलिस को देखने के बाद में छटना शुरू हो जाती है। कुछ लोग वहां से कम हो जाते हैं, कुछ लोग पुलिस को देखकर आते हैं। अब दोस्तों पुलिस जब उस डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से देखती है तो पता चलता है कि इस इंसान के शरीर पर किसी धारदार हथियार को कई बार चलाया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस पूछती है कि ये व्यक्ति कौन है मरने वाला, तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है जोगाराम, और जो कि बेटा है लालाराम का, और इसके ही भाई निम्बाराम है, और इसका एक भाई सुरेश है जो कि बाहर रहकर नौकरी करता है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है जिसकी मौत हो चुकी है जोगाराम है, बाकी इसके परिवार के लोग भी हैं, जिसमें पिता लालाराम होते हैं, जिसमें भाई निम्बाराम होता है, और भी फैमिली के कुछ अन्य लोग होते हैं। पुलिस सबकी सहमति के साथ में उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा सीधा उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर दोस्तों डेड बॉडी जो थी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, और इधर पुलिस इस पूरे केस में छानबीन करना शुरू करती है, क्योंकि पुलिस के सामने बड़ी मुश्किल थी कि एक घर के अंदर घुसकर कत्ल हुआ है, इसलिए पुलिस अब इस पूरे केस की छानबीन शुरू करती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो क्राइम सीन था, उस क्राइम सीन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से उस पूरे क्राइम सीन को पुलिस छानती है, खंगालती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर कत्ल करने वाले ने कोई सबूत यहाँ पर छोड़ा है।
अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस सारे गेट चेक करती है, कहीं से फोर्सफुली कोई एंट्री हुई हो, लेकिन दोस्तों कहीं से भी कोई फोर्सफुली एंट्री दिखाई नहीं पड़ती है। यानी इंटर एग्जिट कोई व्यक्ति करता है, फोर्सफुली करता है तो ऐसा होता है कई बार के घर के जो दरवाजे होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो क्षतिग्रस्त हो, यानी पुलिस का जो शक था अब घर वालों के ऊपर जाता है। अब चूंकि इसी घर के एक व्यक्ति का मर्डर हुआ, इसी घर के एक व्यक्ति की हत्या हुई है, तो डायरेक्टली घर वालों के ऊपर शक करना और उन्हें गिरफ्तार करना ये पॉसिबल था नहीं। इसलिए पुलिस अब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि उस रात किसी ने किसी को आते देखा, कोई ऐसा अनजान जो इधर आया हो शुक्रवार की शाम को। तो सब लोग बताते हैं कि साहब ऐसा तो किसी व्यक्ति को हमने आते जाते देखा ही नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले उस पूरे परिवार के बयान बारी बारी से लिखवाते हैं, सारे लोगों के बयान लिखवा लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस परिवार के अंदर एक महिला होती है, इस महिला का नाम होता है मंजू, जो कि जोगाराम की भाभी है। अब दोस्तों जैसे ही मंजू के बयान लिखवाए जाते हैं तो मंजू पुलिस के सामने कुछ थोड़ी सी खौफजदा होती है। पुलिस के जवाब जो थे कभी उल्टे देती है, कभी सीधे देती है। लिहाजा पुलिस को जो था वो मंजू के ऊपर शक होता है, लेकिन शक के आधार पर मंजू को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस की जो खुफिया टीमें थी वो भी सतर्क थी। अब खुफिया टीमों के थ्रू पुलिस को ये पता चलता है कि जो मंजू है और जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ है जोगाराम, जो कि इसका रिश्ते में देवर था, उसके साथ में इसके अवैध रिश्ते थे, शारीरिक संबंध थे। अब जैसे ही पुलिस को ये चीज़ें पता चलती हैं कि अवैध रिश्तों वाली चीज़ है, तो पुलिस तुरंत मंजू को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके जाती है। और दोस्तों पुलिस थाने ले जाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में फिर इससे पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों शुरुआत में तो मंजू इधर उधर की बातें करती है, लेकिन उसके बाद में ये अपना इकबाल जुर्म कबूल करती है और मंजू बताती है कि दरअसल जोगाराम की हत्या उसी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर की है। अब जैसे ही एक भतीजे का नाम आता है पुलिस उसका नाम पूछती है। नाम मैं आप लोग के सामने शेयर नहीं कर सकता क्योंकि जो भतीजा इसके साथ शामिल था वो नाबालिग था। अब पुलिस जो थी उस नाबालिग भतीजे को भी गिरफ्तार करती है, इन दोनों से पूछताछ की जाती है। अब जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिसने न जाने कई रिश्ते, कई नाते तार तार कर दिए। दरअसल मंजू बताती है कि उसकी शादी लाला राम के बेटे सुरेश के साथ हुई है। सुरेश जो है वो परदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करता है और वो अपने फैमिली के साथ में यहाँ रहती है, क्योंकि बाहर अपने पति के साथ में रहती नहीं है। अब नई नई शादी होकर आई थी, उसके बाद में पति जो था वो बाहर काम करने के लिए चला जाता है। इसलिए इस मंजू को अब तन्हाइयाँ काटने लगती है। जब मंजू को तन्हाइयाँ काटने लगती हैं, इधर इसका जो देवर था जोगाराम, ये कई बार अपनी भाभी के पास आकर बैठता था, उससे हंसी मजाक करता था, कभी कभी उससे डबल मीनिंग की बातें किया करता था। अब दोस्तों जब वो डबल मीनिंग की बातें किया करता था तो इस पर जो मंजू थी ये मुस्कुरा दिया करती थी। लिहाजा जो जोगाराम था उसको भी समझने में देर नहीं लगती है कि मंजू आखिर चाहती क्या है। उसके बाद में मंजू अपनी मोहब्बत का इकरार करता है, इजहार करता है और एक तरीके से जो मंजू होती है और जो जोगाराम होता है ये दोनों प्रेम संबंधों में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रेम संबंध का कोई भी भविष्य नहीं था, कोई भी फ्यूचर नहीं था, क्योंकि मंजू शादीशुदा थी और उसका पति इस जोगाराम का भाई था जो कि बाहर रहकर प्रदेश में नौकरी किया करता था। अब दोस्तों एक व्यक्ति जो शादी करता है, शादी करने के बाद में अपनी पत्नी को इस भरोसे पर छोड़ जाता है कि वो उसकी मान मर्यादा का ख्याल रखेगी और उसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए निकल जाता है। जो भी पैसे मिलते हैं वो अपनी पत्नी के हाथ पर रखता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी थी वो उसके ही भाई के साथ में अवैध संबंधों में आ चुकी थी। अब जोगाराम और मंजू जब कभी भी मिलते, दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते, एक दूसरे से अपनी प्यास बुझाते और हबस की ये जो खौफनाक कहानी थी ये इस कदर चलती है दोस्तों कि इन दोनों में लगातार अब अवैध संबंध बनने लगते हैं। अब दोस्तों मंजू का जब भी दिल करता है वो अपने देवर जोगाराम को बुलाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती, लेकिन किसी बात को लेकर मंजू और जोगाराम के बीच में झगड़ा हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, अब मंजू चूंकि उसे तो गैर मर्दों की लत लग चुकी थी, उसका जो पति था वो भी प्रदेश में रहता था, इसलिए मंजू अब अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए एक नया रास्ता चुनती है। दरअसल ये अपने ही भतीजे को अपना शिकार बनाती है और उस नाबालिग भतीजे को ही अपने प्रेम संबंधों में फंसाती है और उसके बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंधों में आ जाते हैं। अब दोस्तों जब भी इसका मन करता है ये अपने भतीजे को बुलाती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। और दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान इसे भले ही कितना छुपाए, भले ही लोगों से इस तरीके से हाइड करके रखे, इस तरीके की प्लानिंग करे कि लोगों को कुछ पता ना चल पाए, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती। और इसी तरीके से बड़े मूल्यों ने मिसाल भी दी है कि इश्क और मुश्क छुपाए छुपता नहीं है। अब जब मंजू अपने भतीजे के साथ में अवैध संबंधों में होती है तो इसकी जो खबर होती है ये उसके पुराने प्रेमी जोगाराम को लग जाती है।
अब जोगा को जब इस बारे में पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है यानी उसकी जो भाभी है वो उसके ही भतीजे के साथ में आपत्तिजनक हालत में रहती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, उससे मोहब्बत करती है, तो जो जोगा था ये मंजू से बात करता है और उससे कहता है कि जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है और जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता ख़त्म कर दो, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, भला तुम उसके भतीजे से कैसे शारीरिक संबंध बना सकती हो। लेकिन मंजू साफ तौर पे इनकार कर देती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम कह रहे हो वो सब झूठ है। अब जैसे ही मंजू ये बातें करती है तो उधर जो जोगा था उसको तो सही तरीके से पता था कि आखिर क्या चल रहा है, इसलिए जोगा अब तलाश में जुट जाता है और वो सोचता है कि मंजू और अपने भतीजे को रंगे हाथों पकड़ेगा। एक दिन जोगा देखता है कि जो भतीजा है ये चोरी छुप पे अपनी चाची के घर में घुसता है और उसके बाद में देखता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में होते हैं। जो जोगा था उस घर के अंदर घुसता है चोरी से चुपके से और उनके कुछ फोटोग्राफ्स कैप्चर कर लेता है, अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। उसके बाद में ये वहाँ से दबे पाँव निकल जाता है। अब दोस्तों उसके बाद में एक दिन ये मंजू के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि दरअसल तुम्हारे और जो भतीजा है उसके फ़ोटो मेरे मोबाइल में और तुम उन फ़ोटो के अंदर आपत्तिजनक हालत में हो, और इसके फ़ोटो के एवज में वो कहता है कि तुम जो सब कर रही हो वो ठीक नहीं है, अगर तुम इसको बंद नहीं करोगी तो तुम्हारे फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली को दिखा दूंगा। अब दोस्तों जो मंजू थी अपने भतीजे को ये सारी बात बताती है। अब इन दोनों को आए दिन ये डर रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जोगा है ये हमारे फ़ोटोज़ को वायरल कर दे, और इसी डर से ये लोग ऐसी खतरनाक साजिश रचते हैं, एक ऐसी भयानक साजिश रचते हैं और इस साजिश के तहत ये जोगा को इस रास्ते से हटाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों इसी शुक्रवार 17 मई वाले दिन जब जोगा ऊपर छत के ऊपर सोया हुआ था, क्योंकि गर्मियों का सीज़न होता है और गांव के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, लाइट थोड़ी कम आती है, इसलिए जोगा जो था वो छत पर सोया हुआ था। ये जो भाभी है अपने भतीजे को चुपके से बुलाती है, गेट खोलती है और उसके बाद में किसी धारदार हथियार से जोगा के ऊपर कई सारे वार किए जाते हैं। जोगा जो था उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद में जो भाभी थी भतीजे को 9-2-11 कर देती है और उसके बाद में सुबह को ये जो पूरी वारदात है पुलिस के सामने पहुंचती है। दोस्तों जब ये कहानी मंजू और उसका जो भतीजा था जब पुलिस को सुना रहे थे तो पुलिस भी हैरान थी और पुलिस यही सोच रही थी कि आखिर ये किस तरीके की महिला है। इस महिला के लिए इसका पति बाहर प्रदेश में कमाने गया हुआ है और इस महिला ने अपने देवर के साथ में अवैध संबंध बनाए, अपने भतीजे के साथ में अवैध संबंध बनाए और एक कत्ल भी कर दिया। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। उधर जो भतीजा है उसको बाल सुधार गृह भेजा गया है। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए कि इस कहानी से आप लोगों ने सुना तो यहाँ पर कितने लोगों के दिल टूटे। पहली बात तो एक व्यक्ति इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। एक लड़का जो कि नाबालिग है उसको अपने जाल में फंसा कर उसने इस तरीके से कृत करवा दिया। एक महिला जो कि अब जेल में जा चुकी है और सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी। एक पति जो कि परदेश में रहकर नौकरी कर रहा है और उसको जब ये पता चलेगा कि उसकी ही पत्नी ने 2-2 लोगों के साथ में अवैध रिश्ते रखे और उसके ही भाई का कत्ल कर दिया, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में जो भी कहना चाहें आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे जो कमेंट्स हैं इसमें शालिनी निधि हैं, लिखती हैं आपकी आवाज़ कथावाचक तरस पर हम आगे बहुत आगे जाओगे, मतलब मशहूर होगे। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दरिग इकबाल सैयद हैं, लिखते हैं नाइस, तो भैया आपका शुक्रिया। विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई नमस्कार, कहानी बहुत अच्छी लगी, गुड जॉब मलिक जी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदनपाल जी प्रणाम करते हैं, तो भैया प्रणाम, आप कैसे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है अनिल सालोंके जी का, लिखते हैं शावेज़ जी आपकी स्टोरी बताने का अंदाज़ बहुत बढ़िया होता है, कभी भी बड़ा चढ़ा कर मिर्च मसाला डालकर नहीं बताया जाता। ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहो, एक दिन ज़रूर कामयाबी हासिल होगी, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है करते हैं हम। तो भाई अनिल सालोंके जी आपने कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आप कई दिनों से मेरे चैनल पर कमेंट्स नहीं कर रहे थे, शायद दूर थे मुझसे, लेकिन अब वापस से आप मेरे चैनल पर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली की जो कमी थी शायद पूरी हो गई है। उसके बाद में रोहित गुप्ता हैं, लिखते हैं वेरी नाइस सर, और कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये काफ़ी अच्छा है, मैं कोची से हूँ, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं मिस्टर मलिक कहानी अच्छी है, थैंक यू फ्रॉम लंदन। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शालिनी निधि हरिद्वार उत्तराखंड की आपकी कहानी सुनते हैं, तो शालिनी निधि आप हरिद्वार उत्तराखंड से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हरिहर सिंह है, लिखते हैं नाइस प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरीज एंड अवेयरनेस ऑफ पब्लिक, थैंक्स फॉर मोहाली चंडीगढ़। तो हरिहर सिंह मोहाली चंडीगढ़ से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शर्मा है, लिखते हैं हेलो सर, बहुत अच्छे से सुनाते हैं कहानियाँ, मैं तो सुनते सुनते सो जाता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नायक म्यूज़िक है, लिखते हैं सुरेश नायक उड़ीसा से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार,
सर जी कहानी सुना, अच्छा लगा, लेकिन पहले के माता पिता कुमाता नहीं होती थी, लेकिन आज की जो माता है वो कुमाता होने लगी है। सच्चाई है और थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी के ये जो दौर चल रहा है ये कलयुग का दौर है, और इस कलयुग के दौर में आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा रिश्ता शर्मसार हो रहा है कि जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बाद में यूज़र हैं लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी सर, कलयुग है, ऐसा होना स्वाभाविक है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हाय करके आईडी है लिखते हैं शाबिश भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शानाबुल शहर से। तो सुनील त्यागी जी नमस्कार, आप कैसे हैं। दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। हिराना मगर हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत दिन से सब बोल रहे हैं, मैं भी नोटिस किया कि व्यूज़ और लाइक कम हैं, पर प्लीज़ आप मेहनत मत हारो, अच्छे चीज़ें कीमत उनकी जो कीमत है वो देर से पता चलती है। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील सिंह यादव हैं लिखते हैं, नीच तो नीच होता है। उस भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अर्जुन कुमार गुप्ता हैं लिखते हैं, बेस्ट स्टोरी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील सिंह यादव हैं लिखते हैं, ऐसी औरत में संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शारदा शर्मा हैं लिखती हैं, बहुत जालिम माँ है, माँ के नाम पर कलंक है, माँ कहोगे अपने आप को। तो भाई बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मिर्ज़ा करके आईडी है लिखते हैं, फेक कहानी बनाकर सुना रहा है। भाई ऐसा नहीं है, आप जाइए चेक कर लीजिए। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आप लोगों का जो कमेंट्स का सिलसिला है ये लगातार यूं ही बना रहेगा, और मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही क्राइम की कहानियाँ लेके आता रहूँगा, क्राइम से अवेयर करता रहूँगा, और आप लोगों को बताता रहूँगा कि अवैध संबंध इंसान के रिश्तों को कैसे खोखला करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।